दोस्त हम मिसाइल मैन कहते हैं। मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में जो आईजीएमडी है, आईजीएमडी का मतलब होता है एकीकृत गाइडेड मिसाइल डेवलप प्रोग्राम, ये लिखा हुआ है डेवलप प्रोग्राम, ठीक है, डेवलप प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या है? आपसे कभी भी पूछे भारत में आईजीएम डीपी के जनक कौन है, या पूछे आईजीएमडी प्रोग्राम के जनक कौन है, तो वो कौन है? अब्दुल कलाम जी हैं। 15 अक्टूबर को इनकी याद में क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए साथ ही इंस्पायरिंग सोर्स है। 1974 और 1988 के पोखरण जो कि राजस्थान में हुआ था, वहां पे जो एटॉमिक टेस्ट हुआ, एटॉमिक टेस्ट, परमाणु परीक्षण का मतलब क्या होता है? एटॉमिक जो टेस्ट हुआ उसमें साथ ही इनकी मुख्य भूमिका रही। जैसे मैं आपसे बात करूं कि जो हमारा अंतरिक्ष का कार्यक्रम है वो कौन देखता है, तो आप कहेंगे भैया अंतरिक्ष यानी स्पेस की चीजों को तो इसरो देखता है। लेकिन जब भारत की रक्षा की चीजों की बात आती है, रक्षा की बात आती है, तो रक्षा डिफेंस के मामलों को कौन देखता है? तो डिफेंस के मामलों को देखता है 1958 में बना डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनकी जो आपका मुख्य भूमिका रही थी एपीजे अब्दुल कलाम जी की, वो डीआरडीओ में रही थी। कहां पर रही थी? डीआरडीओ में। अब देख रहे हैं मिसाइल मैन इनको बोल रहे हैं। मिसाइल का काम किससे है? अंतरिक्ष से कि स्पेस से? तो आप बोलेंगे जो मिसाइल का काम है वो भैया आपका किससे है? डिफेंस से है। तो डिफेंस मतलब डीआरडीओ उसके काम करेगा, तो ये डीआरडीओ में एक्टिव थे। 1974 का जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका नाम क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था उसका? स्माइलिंग बुद्धा। और इस समय पे जो आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, एईसी बोलते हैं इसको, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके जो साथी आपका अध्यक्ष थे वो होमी सेठना थे। इस समय पे जो आपका बार्क बोलेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो था आपका, कहां पे है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बताइए? तो ये भैया ट्रॉम्बे मुंबई में था आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो उसके निदेशक कौन थे? राजा रमन्ना। आप रेलवे के एग्जाम देखोगे ना, एनटीपीसी के, एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी वर्ष का एग्जाम आप उठाना, कभी आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें एटॉमिक टेस्ट से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो रेलवेज में पूछे जाते हैं, एसएससी पूछता है, और साथ में तीसरा यूजीसी नेट में एटॉमिक टेस्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको आज दिखाऊंगा अभी कि कितने कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, है ना। इस टाइम पे पीएम कौन थी आपका? इस टाइम पे पीएम थी इंदिरा गांधी जी। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता, पीएनई पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी। पीएनई का मतलब क्या है आपका? इसको बोलते हैं पीसफुली, लिखना इसको, या पीसफुल हम कह सकते हैं, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन यानी कि शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट। जो हमने आपका विस्फोट किया था, क्या हमने अमेरिका की तरह किया था? कि अमेरिका ने तो अपना प्रयोग कहां पर किया था? आपको पता होना चाहिए, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने तो लोगों की जान ले ली थी। अब अमेरिका को बड़ी दिक्कत हुई थी जब हमने प्रयोग किए, रूस को भी बड़ी दिक्कत हुई थी जिसको हम दोस्त बोलते हैं अपना, चाइना को बड़ी दिक्कत हुई थी कि यार इनके पास तो एटॉमिक पावर आ जाएगी, फिर तो ये हमसे जो है एटॉमिक जो पावर अगर इनके पास आ जाती है तो उससे फिर तो ये हमारे सामने झुकेंगे नहीं। तो इनको शक्तिशाली बनने से रोका कैसे जाए? तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हमारे देश पर लगे थे, बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना हमारे देश को करना पड़ा। और इन प्रतिबंधों में अमेरिका को समझ तो तब आई थी, अमेरिका ने तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हमारे ऊपर। तो अमेरिका को समझ में आई जब अमेरिका के ऊपर एक साथी आतंकवादी हमला हुआ था। अगर आपको पता हो, अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उनके पर, पता है 11 सितंबर को 2001 में हमला हुआ था वहां पर। तब उन्होंने हमारे ऊपर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनको खत्म किया था। और नहीं तो उससे पहले तो वो मानने को ही तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि भारत इस तरह से तो सशक्त हो जाएगा, लेकिन हमारे देश की सरकारें झुकी नहीं थी। बहुत सारे प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट किए गए, बहुत सारे प्रतिबंध लगे, लेकिन हमारी सरकारें तब भी नहीं झुकी। आप समझिए आज पूरी दुनिया में कहा जाता है कि लगभग 60,000 के आसपास जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, 60,000 के आसपास, जिसमें सबसे ज्यादा रूस के पास ही है, ठीक है। और वो चाहता है कि वो किसी और के पास वो पावर्स ना हो। अमेरिका के पास भी है, चाइना के पास भी बहुत है, भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है चाइना के पास में। यानी कि आप ये समझिए परमाणु बम की अगर हम बात करते हैं एटॉमिक, तो वो तो अमेरिका और चाइना ने बहुत ज्यादा मात्रा में पाकिस्तान को भी दे रखा है, है ना। कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे आपका यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं हम? आपका पीएम कौन थी यहाँ पर? बोलो भी फटाफट से। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर पीएनई पॉलिसी को अपनाया था। किसको अपनाया था? पीएनई पॉलिसी। याद रखेंगे हमेशा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा आगे आते हैं। भैया इनके पिताजी का ही नाम है अबुल पाकर जलालुद्दीन, जिस नाम को लिख रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है। दूसरा फिर आता है 1998 का, 1998 का, 1998 में हमने यहाँ पर 11 और 13 मई को 5 एटॉमिक टेस्ट किए थे। कितने एटॉमिक टेस्ट हमने किए थे 1998 में? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर भी हमने 5 प्रयोग किए आपका। और 1998 का जो परमाणु परीक्षण था हमारा, उसका जो नाम हमने दिया, जैसे उसका नाम हमने क्या दिया था अभी 1974 में आपका? स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध की भूमि क्या दिया था इंदिरा गांधी जी ने तो उसको। यहाँ पे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अमेरिका ने भारत पर एनपीटी के लिए दबाव बनाया। एनपीटी मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोली, क्या बोलेंगे? प्रोलीफ्रैक्शन। इसके लिए कि भाई आप जो है, मतलब ये क्या होता है भैया एनपीटी, थोड़ा समझाइए। तो एनपीटी होता है कि यार जो है ना, आप अभी इस संधि पर समझौता करेंगे और आप अपना परमाणु प्रसार नहीं करोगे,
ठीक है ना, इसको और एक्सप्लोर नहीं करोगे, भविष्य में इस तरह की शक्तियों का प्रयोग आप नहीं करेंगे, तो अप्रसार संधि इसको हम बोलते हैं, यानी कि अब इस पर रोक आप लगाओगे। लेकिन क्या भारत ने इसको माना था? आप कहेंगे अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया था, लेकिन हमारी सरकारों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके। अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद में जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो सारे प्रतिबंध हटा दिए गए थे भारत के ऊपर से। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर गए थे, आपका जैसे 20 मई को वो पहुंचे थे, 11 और 13 मई को ये आपका टेस्ट हुए, और एक वीक के बाद में वो पहुंचे थे 20 मई को। तो वहां पर उन्होंने नारा दिया था बहुत अच्छा। कौन सा स्लोगन है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह, मुझे बताइए, जय जवान जय किसान नारा किसका है? तो आप कहेंगे जय जवान जय किसान नारा जो है भैया वो दिया है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अभी नरेंद्र मोदी जी बहुत चर्चा में आए थे, तो नरेंद्र मोदी जी जो चर्चा में आए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था, आपका क्या बोला था उन्होंने, बताना जरा। उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया था इसके आगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी कि जय अनुसंधान शब्द को उन्होंने और जोड़ दिया। ठीक है, किसको? जय अनुसंधान शब्द को। अनुसंधान समझते हैं ना, रिसर्च, तो उन्होंने कहा था हेल द रिसर्च, तो जो अनुसंधान शब्द है उसको उन्होंने जोड़ा। तो ये इसका मतलब पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर नारा दिया, बहुत पूछा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नारा है वो किस वर्ष में दिया गया था, किस वर्ष में दिया गया था। ओके, इनको भाई साहब को ब्लॉक कर दें, ये जो, हाँ, जो कहने के बाद में नहीं मानते, नहीं, सच में मत कर देना, थोड़ी देर के लिए इनको समझाओ, बेटा पढ़ लिया करो, आप पढ़ने आते ना क्लास, बस पढ़ने आया करो क्लास में, अतिरिक्त बातों के लिए नहीं, प्लीज रिक्वेस्टिंग टू यू। कब समझोगे तुम? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? इस बार आए आपका यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चन, हाँ मैं बता रहा था ना आपको, इनको पूछा जाता है बहुत, परमाणु जो परीक्षण हुए हमारे, एटॉमिक टेस्ट हुए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक्स के बारे में। देखो ध्यान से देखना, इनकी बुक्स के नाम, एक स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इनकी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी पहली किताब तो है इंडिया 2020, जिसमें इन्होंने एक विजन रखा भारत के लिए 2020 का भारत के बारे में। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जिसको व्यक्ति खुद लिखे। ये इनकी क्या है? ये इनकी आत्मकथा है। तो एक तो इसका ईयर, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है एक, मतलब आप देखो कभी भी एमटीएस देखो, सीएचएसएल देखो, सीजीएल, सीपीओ, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा मिलेगा आपको ये। तो आप कहेंगे भैया विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर का मतलब क्या हो गया? अग्नि के पंख। अच्छा, कितने लोगों ने इस किताब को पढ़ा है? मैं ये चाहूंगा कि जिसके पास भी ये किताब नहीं है उसकी बुक लिस्ट में होना चाहिए। आपको मतलब बुक लवर होना चाहिए जिंदगी में, आप मतलब सेटिस्फैक्शन अगर चाहते हो ना, अगर आप बिना किताबों के जी रहे हैं तो आपको जीवन में याद रख लेना कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि आपको संतुष्ट होना चाहिए लाइफ में, तो मैं ये कहूंगा कि संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ आपको पुस्तकें पढ़ के मिल सकती है। बाकी दुनिया में कोई भी विकल्प आप तलाश लीजिए, आप संतुष्टि तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब आप अध्ययन करेंगे और अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप संतुष्ट दिखेंगे, अपनी किसी भी स्थिति से आप संतुष्ट दिखेंगे। ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर में एक किस्सा है, आप सारे लोगों को पता होगा। उन्होंने ये किताब लिखी ही स्टूडेंट्स के इंस्पायरेशन के लिए थी कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे इंस्पायर हों। ठीक है, जैसे अब्दुल कलाम जी ने अपनी किताबों में एक जिक्र लिखा है, वो हमेशा से एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन क्या वो एयरफोर्स ज्वाइन कर पाए थे? आपको पता है कि उन्होंने लिखा है किताब में कि मैं आपका वहाँ पे रामेश्वरम में, जब मैं अक्सर जो एयरफोर्स का आपका बेस था उस पर जाके दूर से बैठ के देखा करता था जहाज़ों की उड़ान को, जहाज़ों को उतरते हुए, ठीक है, उड़ते हुए उतरते हुए, और अक्सर मुझे मलाल होता था इस बात का कि मैं एयरफोर्स नहीं जा पाया। आपको पता भी होगा उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जो आश्रम है ऋषिकेश का, उसकी कहानी भी लिखी है कि अंतिम एक ऐसा समय आ गया था जब वो एनडीए सफल नहीं हो पाए थे कि उन्होंने अपने जीवन को नष्ट करने का प्रयास कर लिया। तो वहाँ पे जो स्वामी श्रद्धानंद थे उन्होंने कुछ पैसे देकर के उन्हें लौटाया था, जीवन का कुछ उनको मैसेज दिया कि लाइफ इस तरह की नहीं होती है कि कभी आप फेलियर में हो तो तब आप हार मान लें, जीवन प्रयासों का नाम है। तो उसके बाद में आप जानते ही हैं कि वो तीनों सेनाओं के प्रमुख बने। तो ये हर बच्चा जानता है देश का, लेकिन जानते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन उसके पीछे क्या जो मैसेज था उसको हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं, ये बड़ी बात होती है। उसको हम अपनाते भी हैं अपनी ज़िंदगी में या नहीं अपनाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी में जो एथिक्स या जो मूल्य आपने सीखे, जो बातें आपने सीखी, अगर आप अपनाएंगे नहीं और सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे, महान विभूतियों के द्वारा ये कहा गया है कि आप किसी एक का एक सफल कोट भी अगर उठा लें, कोट का मतलब पहनने वाला कोट नहीं, सफल कोट, किसी के कथन को आप उठा लें और सिर्फ उसी पर जिए, तो आपका जीवन बहुत मतलब महान हो सकता है। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक कथन है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब इसको आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आप इसको अपना नहीं रहे अपनी लाइफ में। आप अपना नहीं रहे तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई अर्थ नहीं रहा फिर पढ़ने का और ना पढ़ने का। इससे अच्छा तो ना ही पढ़ते, मस्तिष्क पर क्यों ही जोर आपने दिया था। तो उसको अपनाना होता है। लिखेंगे भैया इनको आराम से, ध्यान से। इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, गाइडिंग सोल्स, यू आर बॉर्न टू ब्लूसम, आप सबका जन्म चमकने के लिए हुआ है। फेलियर टू सक्सेस, असफलता से सफलता, टारगेट 3 बिलियन, द ल्यूमिनस स्पार्क, एडवांटेज इंडिया, द लाइफ ट्री और टर्निंग पॉइंट्स। ये इनकी वो किताबें हैं जो आपको हर एग्जाम में लगभग मिल जाएंगी। देख पा रहे हैं ये? देख पा रहे हैं? ये बताएंगे सर आपने पढ़ा है? मैंने बहुत कुछ पढ़ा है साथी, बहुत कुछ। एक समय पे वो वक्त आएगा। भैया फेलियर इज ए टीचर भी है ना? हाँ जी, फेलियर इज ए टीचर भी नहीं किया, तो वो फेलियर वर्ड से याद रखेंगे। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। जब हाँ देख पा रहे हैं,
जब नोट कर लें तो मुझे बताएं भैया, पहले और प्रथम में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है साथी, एक ही बात है, बस भाषाओं का अंतर है ना। प्रथम आपका संस्कृत का शब्द है। बहुत शानदार, वेरी गुड। चलें आगे। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 भारत की पहली